आज के टॉपिक का ऑब्जेक्टिव आपको पता है, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन है। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले कहाँ से शुरू करें मिस आपसे? जी सर बताएं। इसमें ना एक क्वेश्चन है कि आपने बताया था रिटर्न फाइल करते हुए हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसमें आपने एक बताया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते एक्चुअली हैं? पता क्या है, देखिए मिस, इसको सिंपलीफाई आप कर लें। आपने मुझे इनकम भी देनी है और एक्सपेंडिचर भी देने हैं, ठीक हो ना, यानी एक्सपेंसेस आपने मुझे देने हैं। अब ये मुझे कैसे पता है कि जो आप कह रही हैं वो सही है? सवाल तो ये है, एज ए टैक्सेशन ऑफिसर या कमिश्नर इनकम टैक्स में आपसे पूछ रहा हूँ, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। अब तो आपको, आपने एक इनकम दी, फर्ज करें 10 लाख रुपए, आपने खर्चे डाले कोई 8 लाख के, 2 लाख का प्रॉफिट आपने मुझे बना के दिया। तो मैंने कहा यार ये आया किधर से, ये इनकम किसने दी है आपको? आपने कहा जी मैं तो ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मैंने तो बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया है, कुछ मैं लेक्चर्स भी देती हूँ। मैंने कहा जी जो तो बैंक में आएगा वो तो वेरीफाई होएगा, जो दूसरे वाला है वो आप मुझे थर्ड पार्टी से मुझे उनके एड्रेसेस दें, मैं वेरीफाई करूँ कि उसने आपको पैसे इतने ही दिए और काम भी आपने इतना किया। तो वेरिफिकेशन होएगी। इसी तरह आपने एक्सपेंडिचर डाले होंगे, मैं आपसे पूछूंगा ये एक्सपेंडिचर आपने क्या क्या डाले हैं? आपने कहा जी वो इसका रेंट है, यूटिलिटीज़ है, जो भी आप डाल सकती थी। तो मैंने उसको देखना ये है कि वो लॉ के मुताबिक है कि नहीं। अब जैसे अगर आप जहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं देंगी तो मैं फिर वो खर्चा डिसलो कर दूंगा। मैंने कहना जी आपने इसलिए डाला ताकि प्रॉफिट कम हो जाए। अगर आपके पास पक्का सपोर्टिंग होगा तो तभी मैं आपके एक्सपेंसेस को एक्सेप्ट करूंगा। फिर जहाँ क्रॉस चेक है, जहाँ टैक्स काटना है, टैक्सेस की कंप्लायंस मैंने करनी है ना आपके साथ, तो उसके बगैर मैं आपको कोई भी इनकम आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा और ना ही एक्सपेंडिचर में आपको अलाउ करूंगा। तो ये फिलहाल इसलिए आपको हर चीज़ का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेर एवर पॉसिबल, हो सकता है आपने सपोर्टिंग मुझे देना है, मुझे चाहिए वो, और वो वेरीफाइबल होना चाहिए। खाली ये ना हो कि आप खुद ही प्रिंट आउट निकाल के मुझे ला के पकड़ा दें। ठीक है, उस पर एड्रेस, नाम, अता पता, हर चीज़ मुझे चाहिए और वो वेरीफाइबल हो, बंदा वेरीफाई भी करे। मिस आपका कोई और सवाल है? सर इसमें ये एग्जांपल ले सकते हैं बिल की, से आपने बिल मुझसे मांगा हो तो मैं अपना बिल ला के दिखाऊँ, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम कह दें? बिल कौन सा? सर इलेक्ट्रिसिटी बिल कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। आप अगर कहती हैं जी 15 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो बिल तो मैं मांगूंगा ना। मुझे क्या पता हो कि आपका बिल इतना उसी था को हम नहीं। कहेंगे सपोर्टिंग जी डॉक्यूमेंट। ऐसे ही, उसी को सपोर्टिंग कहा जाता है। सपोर्टिंग वोचर या सपोर्टिंग उसी को कहा जाता है। हाँ जी, कोई और तो नहीं सवाल आपका? चले, आपका कोई सवाल हो? नहीं, आपका कोई सवाल? सर 50 मिलियन तक की इमूवेबल प्रॉपर्टी और 10 मिलियन तक की मूवेबल 50 मिलियन नहीं, 5 मिलियन। 5 मिलियन 50 लाख है वो। ठीक है। 50 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टी है और 1 मिलियन और 1 मिलियन है मूवेबल प्रॉपर्टी। इससे ज्यादा अगर आप खरीदेंगे वैल्यू का एसेट, तो आपको 75A सेक्शन में रिक्वायरमेंट आ गई है कि पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक होएगी। ठीक है। ऐसे अदरवाइज से एक उसकी एसेट की प्रॉफिट डिसअलाउ हो जाएगी। लेकिन अगर ये आपने बिजनेस का एसेट लिया है तो आपको वो एक्सपेंस लो नहीं करेगा। ठीक है। और अगर पर्सनल होगा तो फिर आपको जब आप बेचेंगे तो वो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त वो माइनस नहीं कर सकती आप। और फिर इसके बावजूद भी अगर आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते, एक और भी चीज़ है इसके अंदर, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू का जिस वक्त आपने ली होगी उसका 5% आपको पेनल्टी भी पड़ेगी, वो अपनी जगह पर होगी। तो इसलिए नॉन कंप्लायंस की सज़ा बहुत ज़्यादा है। कोशिश करें कि लॉ की कंप्लायंस करें। जी और कोई जी? हेलो, कोई सवाल है? ऑनलाइन में भी कोई नहीं, तो हम फिर अपना शुरू करते हैं जी आज के हमारे। सर 5% कॉस्ट डिसअलाउ होगी? 5% फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन आपने एसेट दिया होगा उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 5% आपको, मसलन अगर करोड़ रुपए की वैल्यू है तो 5% आपको उसकी पेनल्टी पड़ेगी उस वैल्यू की। बिस्मिल्लाह करें जी, फिर आगे चलें हम अपनी। अब सबसे पहले है जी मेरा सवाल आप लोगों के लिए, जो हमने आज 12 क्वेश्चन बनाए हैं जी, इससे ज़्यादा कोई और लोगों के होंगे तो ले लेंगे। क्वेश्चन पहला ये है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं। ठीक है, अब मैं आपके नॉलेज के लिए आपको अकाउंटिंग में भी बता देता हूँ और टैक्स में भी बता देता हूँ। वैसे लोगों के पास टैक्स के अंदर 2 मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, एक कैश अकाउंटिंग सिस्टम है और एक अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम है। कैश अकाउंटिंग सिस्टम में आप तभी
इनकम को अकाउंट फॉर करेंगे जब वो एक्चुअली रिसीव्ड होगी। अब थ्रू कैश है या बैंक है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, और अक्रूवल में आप तभी इनकम को अकाउंट फॉर करेंगे जब आप सर्विसेज रेंडर कर देंगे या चीज़ें बेच देंगे और अमाउंट अभी आपको रिसीव्ड नहीं हुई होगी। अगर हो गई है तो वो भी आ जाएगी और नहीं हुई तो तब भी आ जाएगी। सो इसी तरह एक्सपेंडिचर है, कैश अकाउंटिंग में पेमेंट बेस पे है और आपका जो एक्सपेंसेस है वो भी अक्रूवल बेस पे। यानी अगर जून का बिल जुलाई में पे हुआ है तो जून में अक्रूवल डाल जाएगी, ठीक है। तो अगर 2-3 माह का पे नहीं हुआ आपको पे करना है तो वो सारे का सारा आपका पेबल में चला जाएगा। सो जिस पीरियड का एक्सपेंस है और जिस पीरियड का रेवेन्यू है उसी पीरियड में उसको अकाउंट फॉर किया जाएगा। ये इसको हम मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं अकाउंटिंग में। जिस पीरियड का, यानी अगर जुलाई टू जून के अकाउंट्स बना रहा हूँ, जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक, तो ये इसी पीरियड की इनकम होगी और इसी पीरियड के एक्सपेंसेस होंगे। इसको मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। और तभी आपका प्रॉफिट या लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, वो सही कैलकुलेट होगा, वरना आप सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा रियल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम ही है, जो कि मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है अकाउंटिंग में भी और टैक्स में भी। ये आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग था। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो, ये पहला हो गया जी। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंटिंग सिस्टम एंड अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम। अब जैसे अभी मैंने बताया आपको, मैं डिफरेंस भी आपसे बात करता हूँ। अकाउंटिंग के अंदर आपके पास, टैक्स के अंदर 2 मेथड है, कैश और अक्रूवल, 2 हो गए। अच्छा, अकाउंटिंग के अंदर 3 है, 2 तो वही है जो अभी मैंने आपको दिए, कैश अकाउंटिंग सिस्टम एंड अक्रूवल। एक तीसरा भी है, वो आपको आप किताबें जब पढ़ेंगे ना, MC शुक्ला की किताब है या गुप्ता साहब की किताब है अकाउंटिंग के ऊपर, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक वो तीसरा, जो कि टैक्स वाले नहीं मानते, वो तीसरा है रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक हो गया? यानी आपने रिसीट डालनी है कैश बेसिस पे और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर करने अक्रूवल बेस पे। ये प्रोफेशनल जो होते हैं ना, डॉक्टर, लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये उनके लिए उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब आप उसको जाके पढ़ लेना, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल में उसका यूजेज ना होने के बराबर है तो वो अकाउंटिंग की हद तक ही होगा, एग्जाम में कहीं आ जाए या वैसे को पूछ ले, अदरवाइज प्रैक्टिकल में उसका कोई एज सच यूजेज नहीं है। मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ, किताबों की हद तक है। सो अकाउंटिंग में 3 हो गए और टैक्स में 2 हो गए। हाँ, इधर लग दो, मोबाइल में थोड़ा सा इधर कर लो, चलो। अच्छा, अब आपके पास, आपने यहां तक मुझसे कोई क्वेश्चन करना है, 2 सवाल मैंने अभी आपको दिए, तो आप मुझसे कर सकती हैं, वरना ये क्लियर होगा और मुझे आगे जाना सर जी, पड़ेगा। ये जो रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर आपने कहा कि इसमें जो थर्ड आपने कहा कि एक कैश बेस रिसीप्ट जो कैश बेसिस होता है और एक्सपेंडिचर वो अक्रूवल बेसिस करते हैं, जो आपने अभी जी कहा जी, कि फिर ये हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही साल में इन अ ईयर के वो दोनों मतलब कि हो जाए? यही तो वो तीसरे, असल में उन्होंने प्ली ये ली है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जनरली वो अपनी रिसीट का क्लेम नहीं करते, उस वजह से वो रिसीट को ले रहा है एक्चुअल बेस पे, रिसीव्ड बेस पे, रिसीवेबल बेस पे नहीं है। एक्चुअली सर्विसेज नजर नहीं ना आती। अच्छा जी, आप साबित करना कई दफा मुश्किल हो जाएगा सर्विसेज रेंडर की है कि नहीं। तो तो वो उन्होंने कहा कि आप रिसीट को ले लें एक्चुअल बेस पे, आल्दो कि ये प्रैक्टिकल में यूज नहीं होता, बट ओनली फॉर अकाउंटिंग सम एस्पेक्ट। ये आप इस तरह समझ लें इसको। आपका मिस कोई और सवाल है? नहीं। हाँ जी, चलिए अक्रूवल से तो आप समझा दो। देखें ना, देखें मैं आपको सिंपल कर दूं, अक्रूवल जो है, अक्रूवल सिस्टम कैश अकाउंटिंग सिस्टम को कवर करता है, लेकिन कैश अकाउंटिंग सिस्टम अक्रूवल को कवर नहीं करता, क्योंकि जितना रिसीव्ड हुआ है उसने अक्रूवल में आना ही आना है, लेकिन जो रिसीव्ड नहीं हुआ वो भी आ जाएगा साथ। सो रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल, रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल किस में आएगा? अक्रूवल में। और कैश अकाउंटिंग सिस्टम में ओनली कौन सा होगा जी? हेलो, कौन सा होगा? ओनली रिसीव्ड। जो रिसीव नहीं हुआ वो इसमें अकाउंट फॉर नहीं होगा। आपका कोई सवाल हो? हाँ जी मिस, सही है, चले फिर आगे। अच्छा जी, 2 हो गए जी आपके, तीसरे की तरफ मैं जा रहा हूं।
तीसरा हमने बनाया जी सवाल, टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो 3 तरह के टैक्स ईयर हैं जी। नॉर्मल टैक्स ईयर, पहले हेडिंग लिख लो ABC, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, और तीसरा है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब थोड़ी थोड़ी बात इसके बारे में मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। रेलिवेंट सेक्शन इसका 74 है, वो आप देख सकती हैं जाके ये क्या है। आपको मैं इन नटशेल बता देता हूँ ये क्या है। देखें, जुलाई टू जून जो ईयर एंड है उसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाता है, यानी 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 जो अब जाएगा, इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। इसके अलावा जितने ईयर एंड है, चाहे वो दिसंबर है, सितंबर है, अगस्त है, उसको स्पेशल टैक्स ईयर कहते हैं। यानी नॉर्मल के अलावा जो टैक्स ईयर हैं वो स्पेशल टैक्स ईयर है। ठीक हो गया, 2 बातें हो गई। तीसरा, अब जो सी है वो है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बेसिकली ये है, अगर आप अपना टैक्स ईयर चेंज कराना चाहते हैं नॉर्मल से स्पेशल में, या स्पेशल से नॉर्मल में आना चाहते हैं, तो पहला जो 1 साल होगा ना वो लेस देन 12 मंथ्स होगा। वो जो लेस देन 12 मंथ्स का पीरियड है ना, उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। लेस देन 12 मंथ्स होगा। जैसे फर्ज करें आपका ईयर एंड है जून, आप दिसंबर करना चाह रही हैं, तो पहला जो साल होगा वो 6 माह का होगा। अच्छा, अब उल्टा कर, अब फिर एक और कर लो। आपका सितंबर ईयर एंड है, आप उसको जून करना चाह रही हैं, तो पहला जो 1 साल होगा वो आपका 9 मंथ्स का होगा। कुछ भी हो सकता है। सो जो ये दरमियानी पीरियड है जिसमें आप नॉर्मल इधर से उधर या उधर से इधर आना चाह रहे हैं, यानी नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर में या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर में, वो जो लेस देन 12 मंथ्स होगा उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि उसकी रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। आप लोगों का यहां तक कोई सवाल हो तो कर सकती हैं, या फिर आगे चले। रेलिवेंट सेक्शन भी आ गया 74। अगर पढ़ना चाहे तो वहां से जाके पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन जी, हाउ टू कंप्यूट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये मैंने बनाया, मैंने कहा जरा नॉलेज पर्पस के लिए पता लगे कि ये क्या है भाई। देखिए, एक चीज तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि there are 10 or more methods available to account for to compute counting depreciation under the accounting principles. 10 or more methods है। अभी फिंगर टिप्स पे गिना देता हूँ आपको मैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्टेट लाइन मेथड, मशीन आर बेसिस, लेबर आर बेसिस, सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, सम ऑफ यूनिट्स मेथड, सम ऑफ डिजिट्स आपके पास है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, यूजफुल लाइफ बेसिस है, जो भी आप। अच्छा, अब तो फिर मैनेजमेंट क्या करे? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। वो अपने एसेट की लाइफ देखेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की पॉलिसी देखेंगे, उसको देखते हुए जो भी रेट उनको सूट करता होगा वो एसेट को उसी बेस पे डेफिसिट कर देंगे। सो अकाउंटिंग में पावर किसके पास है? मैनेजमेंट के पास है। ये भी अकाउंटेंट बैठ के कर रहा है, मैनेजमेंट डिसाइड कर देती है, तो अकाउंटेंट ही बैठ के करेगा। अप्लाई तो मिस अकाउंट स्टाफ नहीं करना होता ना, ऊपर वाला बंदा तो प्रिंसिपल सिर्फ बनाता है, अप्लाई तो लोगों के थ्रू होना। सो अब आप सारी मिलके फीमेल सोचे कि आप कौन सा मेथड चाहती हैं। आपका अपना बिजनेस है, इनका अपना, इनका अपना। आप रिड्यूसिंग, बिल्कुल ठीक है। आपका जी जो आपको सूट करता है, आपकी इंडस्ट्री को क्या सूट करता है, आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगी। रेट क्या तय करेंगी? रेट क्या होगा? और रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसी पे भी, दोनों चीजों पे डिपेंड करें ना। अगर आप नई गाड़ी को ऑयल ना चेंज करवाएं तो 6 महीने बाद इंजन सीज हो जाएगा, नई गाड़ी का सीज हो जाएगा।
आपने नहीं कुछ चेक एंड बैलेंस रखा। अब आप पुरानी गाड़ी को मेंटेन करें, वो ज़्यादा देर चलेगी। मेंटेनेंस पॉलिसी किधर है? फिर वो चलाते कैसे हैं आप? अब एक गाड़ी है, वो 4 बंदे चलाते हैं, एक बंदा चलाता है। फिर वो शहर के अंदर कितनी चलती है, शहर के बाहर कितनी चलती है, रोड की कंडीशन कैसी है? रोड ही टूटा हुआ है भाई साहब, तो गड्डी तो मत बच जाएगी, वो तो खराब हो जाएगा सारा। रोड साफ है, वो गाड़ी चलती सिर्फ मोटरवे पे है, तो लाइफ ऑटोमेटिक उसकी बेहतर होगी यार। दो बातें, इसका मतलब है एक हमें जो कंक्लूजन, जैसे बॉटम लाइन हम कहते हैं, हमें ये समझ आया कि आप अकाउंटिंग में मैनेजमेंट कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकती है और कोई भी रेट चार्ज कर सकती है, सवाए 100% के। तो अगर 100% कर दिया तो फिर वो एसेट तो ना रहा। हाँ, एक अच्छा सवाल है कि एसेट की लाइफ मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होगी, इसी से कनेक्टेड यही है। हाँ जी, क्या लगता है मिस आपको? मिस सीमा क्या कहती हो? एक एसेट की कम से कम लाइफ क्या होगी फिक्स एसेट की, और ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? वैसे एक सवाल है, 50%। कम से कम कितनी? कम से कम 2 साल तो जरूर होगी कि नहीं? अगर 1 साल हो तो वो तो एक्सपेंस बन जाएगा। 2 से 2.5 साल 2 तो कम से कम होएगी। बट लेडी हाँ जी, मैक्सिमम कितनी होएगी? ये तो डिपेंड करता है ना कि किस तरह अगर मैंने 5% रेट चार्ज कर दिया हो, 20 10 साल तो वैसे आसानी से हो 10 तो 10% पे होगा ना स्ट्रेट लाइन पे, 20 साल 20 साल पे चला जाएगा। हाँ जी। ये तो रेट पे, और रेट फिर पे डिपेंड नहीं, ये तो आपने कहा ना, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसी भी रखनी है, सब कुछ यूजेज होगा। कैसे है, सबको देखते हुए रेट है। देखते हुए। भाई अगर आप कम चार्ज करती हैं, खराब जल्दी हो गया, तो नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा, किसी का क्या जाएगा? तो ये मैक्सिमम मिनिमम फिर वो सबको देख के फिर आपको होगा। तमाम फैक्टर्स को देखते हुए डेप्रिसिएशन, ताकि अगर कल को ये खराब भी हो जाती है तो मेरे पास इतने पैसे पड़े हों। डेप्रिसिएशन टेक्निकली तो एक्सपेंस होता ही नहीं, वो तो वैल्यू में कमी की को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये कौन है माइका लाल? एक बात है जो मुझे एक्चुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दे। इट इज एन एस्टीमेट, डेप्रिसिएशन इज एन एस्टीमेट है, ये एस्टीमेशन है। लेकिन क्यों रखा? देखें, एक्चुअली तो पैसा गया नहीं, वो तो जा चुका है। अब आपने जितनी वैल्यू में कमी आनी है तो ताकि उतने पैसे आप साइड पे रख लें और कल को एसेट को रिप्लेस कर लें, इतनी सी बात है। सो एस्टीमेट जो है वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, वो ओवर भी हो सकता है, वो अंडर भी हो सकता है, लेकिन जजमेंट्स ऑब्वियसली इसको कैलकुलेट करते वक्त जजमेंट्स यूज की जाएंगी कि यार ये एसेट जो है, ये लैपटॉप मैंने लिया है, ये कितनी देर निकालेगा यार। इसकी तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस बड़ी तेजी से आती है, हर 6 महीने बाद एक नया लैपटॉप आया होता है, मोबाइल की तरह ना। मोबाइल तो खैर छोड़ दो, अब वो तो हर दूसरे दिन मुझे लगता है कोई नई चीज आई होती है वहाँ। तो डेप्सिन किसके पास है जी? मैनेजमेंट मैनेजमेंट के पास? नहीं, आप मैनेजमेंट है, ये डिपेंड करता है 3 अपने बिजनेस की मैनेजमेंट तो आपके पास ही है, तो एक पॉलिसी जो है वो मैनेजमेंट बताएगी ना। तो एसेट भी तो आपका ही है ना मिस, हाँ जी। मेरा तो नहीं है ना, आपका एसेट है, तो बताओ ना कितना करना है। रेट पे डिपेंड आप करेगा, अपने बिजनेस को पे depend देखें, करेगा। उसको देखते हुए पास परफॉर्मेंस को, सिमिलर इंडस्ट्री को, अपनी पॉलिसीज को, फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि लाइफ कितनी, आप कितनी देर में इसको फारा कर देंगे। और अगर आपने ये गलत किया, क्यों मिस सीमा, अगर ये गलत किया आपने तो नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा। आपने कहा 10 साल चलेगा, वो 5 साल बाद एक्सपायर हो गया, ज्यादा हो- पैसे आपके पास नहीं होंगे उतने। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दूसरी राय ज्यादा नहीं, machines है जी। सिर्फ लैंड को निकाल के। अच्छा, लैंड की कोई नहीं होती, लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती, लैंड की वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू बढ़ती है। वही बढ़ती है। अच्छा, लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती? वैसे एक सवाल है, किसी ने किया था मुझसे। हो सकती है, कैसे? देखें, वैल्यू में कमी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अगर मेरी एक लैंड है, अब गौर से सुनना, एग्री लैंड है, बड़ी अच्छी फसलें दे रही है, मुझे 2 करोड़ मिल रहा है उसका, मैंने कहा नहीं यार मेरी काम चल रहा है। कुछ अरसे बाद उसको सीम और थोर की बीमारी पड़ गई, अब फर्टिलिटी खत्म हो गई उसकी, मैंने बड़ी दवाइयां डाली, बड़े केमिकल डाले और दवाएं भी मांगी, बड़ा कुछ किया, वो नहीं कबूलियत हो रही। उसने कहा अब मैं तुम्हें 50 लाख रुपया दूंगा, लेना है? पहले वो कितना दे रहा था? 2 करोड़ विद फर्टिलिटी के साथ। अब विदाउट फर्टिलिटी के
वो कहता है शेयर सफेद है मेरा 50 लाख लेना है, तो वैल्यू में डिक्रीज सिर्फ यूजेज से नहीं होती, मार्केट वैल्यू में भी जो कमी आएगी उसको भी वैल्यू में कमी को डिक्रीज को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो अंडर स्पेसिफिक केसेस में लैंड पे भी डेप्रिसिएशन हो सकती है, लेकिन जनरली लॉ आपको अलो नहीं करता। टैक्स वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसमें ये मैं भी कहने लगी थी। टैक्स में तो लैंड का रेट ही कोई नहीं है ना, वो देगा ही नहीं आपको। हाँ, बेच के आपका लॉस हुआ तो आप ले ले, आपने 2 करोड़ की ली थी ना, आपको मैंने 50 दी, आपको 1.5 करोड़ का लॉस हो गया, ये बात समझ आती है उसको। लेकिन अगर आप कहेंगे जी इसकी फर्टिलिटी कम हो गई है तो मुझे डेप्रिसिएशन दे दे, तो वो बात वो नहीं सुनने वाले, क्योंकि वो रियल डाटे को मानते हैं, वो प्रोविजंस को नहीं मानते अनलेस लॉ लिख के ना दे आपको। प्रोविजन फॉर कंज्यूमर लोन वो मानते हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो नहीं मानते। तो भाई ये तो एस्टीमेट है सारा, कहीं कहीं आपको लॉ अलाउ भी कर देता है। कितने हो गए जी आपके? 4। तो इसका मतलब है कि आप अगर तीनों लेडीज अपने अपने बिजनेस में बैठी हुई हैं, तो हो सकता है कि सेम एसेट्स पे आप तीनों डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हो। आपने कहा जी मेरा 30% है, आपने कहा जी मेरा 40% है, आपने कहा जी मेरा 5% है, बिल्कुल ठीक है जनाब, लेकिन रिस्क का रिवार्ड किसका होगा? आपका ही होगा। ओवर कर दिया तो कोई बात नहीं, पैसा इकट्ठा होगा ना। आपने कहा 4 साल में हो जाएगा, वो 10 साल चला गया तो कोई बात नहीं है, आप एस्टिमेट को रिवाइज भी कर सकती हैं, ये भी बताता तो चलो। फिर बाद हम चेंज कर सकते हैं उसके? चेंज तो करेंगे लेकिन ऑनवर्ड होगा, बैकवर्ड नहीं जाएगा वो। अगर आपने कहा पहले कहा जी 4 साल लाइफ है, बाद में पता लगा 8 हो गई है, तो जितना गुजर गया बाकी अगर 6 रह गए हैं तो फिर 6 पे आप अमोर्टाइज बाकी को कर देंगे। समझ आती बात आपको? क्योंकि उस वक्त वो ठीक था जब आपने एस्टिमेट किया था, और एस्टिमेट का इफेक्ट मेरा प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। अब पीछे जाके कौन देखेगा उस वक्त? उस वक्त हालात क्या थे, वो तो उस वक्त ही बात हुई थी, आज नहीं है, वो चेंज हो गया। कितने हो गए जी? 4। ये एक बड़ी अच्छी डिस्कशन है, इसको ना जरा जेहन में रखना। अमूमन क्या होता है, नहीं जी ये रेट गिवन आप कैलकुलेट कर दे, भाई पीछे पूरी वर्किंग हुई होती है उसके। मैंने फैक्टर्स भी आपको बता दिए, मैंने रिस्क एंड रिवार्ड भी आपको बता दिया, तरीका भी आपको आ गया, 10 मेथड्स भी आ गए। नो, यू हैव टू डिसाइड। अब आप अपने एम्प्लॉयर से बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं कि सर इसकी पॉलिसी बड़ी अच्छी डिजाइन कीजिएगा, क्योंकि हमें पैसा चाहिए होगा कल को। अगर ये जब जीरो होगा तो जीरो होगा किसी ना किसी स्टेज पे जाके, बुक्स में फिजिकली हो सकता है चलता रहे, बुक्स में सिर्फ टोकन वैल्यू पे आ जाना है, तो फिर इसको रिप्लेस भी तो करना होगा ना आपने। सर जब बुक्स में 0 हो गया तो वो तो उसका फिर हम उसको फिर टोकन वैल्यू पे शो करते हैं 1 रुपए पे, बताया था पहले मैंने आपको, जी वो ताकि अगर इधर उधर कहीं हो तो बुक्स में भी होना चाहिए, फिजिकली भी होना चाहिए। इसी को परपेचुअल इन्वेंटरी कहते हैं। सर बुक्स में मतलब कि वैसे वो तो 0 टोकन वैल्यू पे ना जी वो 1 तो हो रुपए, गया, तो उस पे तो टैक्स नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल है तो अगर मेरे से जो क्वेश्चन आ रहा है कि देखिए तो आपने कॉस्ट पूरी डिडक्शन ले ली है ना, तो व्हाट्सएप और मेरे को की लाइन आए हो, आप पैसों की बात करती हैं सही है, सही है। आपने कहा 1 करोड़ मैंने लगाया, मैंने कहा आपने 1 करोड़ लिया, आपको डिडक्शन पूरी मिल गई, तो थैंक यू वेरी मच, फिर अपने घर जाओ। मेरे साथ तो बहस क्या है? अगर आप ये तो नहीं कह सकती कि जी 1 करोड़ लगा के मुझे 1.5 करोड़ दे दें, टैक्स भी नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता ना जनाब। आपने जितने लगाए हैं उतने की मैंने आपको बेनिफिट पास ऑन कर दिया है, ठीक है? समझ आती बात आपको? इसमें लड़ाई कोई नहीं है। अच्छा, सब में आगे जाके ना एक अच्छा पॉइंट जब मैं फर्क करूंगा ना ऑटो लीज और हायर परचेज में, उसमें ये चीज मैं आपकी और भी एक क्लियर करूंगा, वो और बेहतर हो जाएगी, बल्कि उसको भी साथ ले ही लो। मैंने आपको ये दिया ना, कौन से नंबर पे सवाल है? अगला सवाल ये लेते हैं, छठा ये ले लेते हैं हमारा 7% है वो उसका लीज का ही है, ये नहीं 9 नंबर है, 9 नंबर, ये 9 नंबर जी हमारा अब 5वां हो गया ना, इसको 5वां कर लेते हैं ना, 5th क्वेश्चन इसको बना लेते हैं, ठीक है? 9 को 5th बना लेते हैं, ठीक है? हमारा 5वां है ना, जी जी क्योंकि वो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग भी होनी है, तो हम तो सीरियल नंबर पे हिसाब से चल रहे हैं। 5वां क्वेश्चन ये हो रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटो फाइनेंस, लीज एंड हायर परचेज। ये कुछ जगहों पे चूंकि कभी वो पढ़ाना भी पड़ता है और लोगों के साथ शेयरिंग भी होती है, तो इसमें फिर जो हम लोगों ने इसको सर्च किया तो हम लोगों को ये पता लगा, क्या पता लगा? ऑटो फाइनेंस में ये होता है, आप जाते हैं, अगर आप अपनी आंखें कान और दिमाग ना खुले रखना,
आपने, आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा क्योंकि ऊपर वाले से अटैच है चौथे पॉइंट से, तो आपका चौथा और पांचवा इकट्ठा हो जाएगा। देखिए बात ये है, आपने 1 करोड़ का एक एसेट लिया, प्लांट एंड मशीनरी एज्यूम कर लेते हैं आपने लिया, आपको मैक्सिमम डेप्शन कितनी मिलनी है अकाउंटिंग और टैक्स के अंदर? 1 करोड़ मिल गया आपको, जो आपने लगाया वो आपको मिल गया। अच्छा अब मैं आ गया, मैंने कहा जनाब मैंने लोन पे एसेट लेके ना, मैंने 1 करोड़ पे लोन पकड़ा, एसेट खरीदा, आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, टाइटल आपके पास है, लेकिन लोन पे जो मार्कअप है वो भी आपको एक्सपेंस मिल जाएगा। फर्ज करें मैंने उसको वापस किया 3 साल में और मुझे मार्कअप पड़ गया, फर्ज कर ले 30 लाख रुपए, अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने टोटल पैसे कितने दिए? 1 करोड़ एसेट में गया और 3 करोड़ गया मार्कअप में, सॉरी 30 लाख रुपए, 30 लाख गया मार्कअप में, ठीक हो गया। तो जो आपने लगाया ले तो लिया, जब एक्चुअल था तो एक्चुअल मिला, विद मार्कअप हुआ तो मार्कअप भी आ गया, जो आप लगा रहे हैं वही आपको दे रहा है टैक्स वाला, तो बिल्कुल ठीक है, होना भी यही चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं, आपने लिया हायर परचेज। अच्छा हायर परचेज और लीज में ना थोड़ा सा फर्क है, पहले वो समझ लो, बड़ा आसान हो जाएगा। आपने देखा होगा वो कहते हैं जनाब ये फ्रिज है, ये एलईडी है, आपको हम ना 100 रुपये और 200 रुपये डेली की बेस पे आप ले लें हमसे, वो हायर परचेज। उसमें वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जनाब ये आपका हो गया, मिस ये फ्रिज आपका है, आप ले जाए। अगर आप कल को डिफॉल्ट करेंगी तो मुझे फ्रिज नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कराएंगे ना, गारंटी लेंगे जो लेंगे, वो चीज की नहीं वापस लेना, वो मुझे मेरा पैसा चाहिए, वो है हायर परचेज। हायर परचेज में टाइटल आपको पास ऑन हो जाता है, वो आपका है, आप फिर उस पर डेप्शन लेंगी तो जो मार्कअप आप पे करेगी वो आपको फिर मिल जाएगा। तो यानी इसका मतलब है कि ऑटो फाइनेंस और हायर परचेज ये दोनों बराबर हो गए, यानी प्रिंसिपल पे डेप्शन मिलेगा और मार्कअप आपको खर्चा मिलना ही मिलना, और मार्कअप एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, वो प्रिंसिपल पे ही बुक होना, वो एक्चुअल कॉस्ट पे ही आएगा। अब आ गया तीसरा लीज, जो कंफ्यूज करता है लोगों को। लीज में जनरली क्या होता है, जो प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर, लीज में टाइटल वो आपको पास ऑन नहीं करेंगे जब तक कि आप फाइनल पेमेंट नहीं कर देते। इसीलिए टैक्स वाले लीज रेंटल आपको अलो करते हैं, डेप्रिसिएशन अलो नहीं करते, क्योंकि आप ओनर नहीं होते। ओनरशिप के बगैर टैक्स में आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, सेक्शन 22 में लिखा हुआ। ओनरशिप के बगैर आप एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा अब आपको फिर मिलेगा क्या, जो आपने अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंस लीज पे डेप्रिसिएशन और मार्कअप लिया होगा वो डिसअलो हो जाएगा, और टैक्स के अंदर आके आपको लीज रेंटल मिलेगा, अगेन फिर जो आपने पे किया वही मिला। तो सब में अपना लें, ऑटो फाइनेंस लें, लीज पे लें, हायर परचेज पे लें, एक्चुअली जो आपने खर्च किया वही आपको मिला, तो मिलना भी यही चाहिए था। तो अब एतराज क्या रहा, क्योंकि बाकियों में मार्कअप ऐड है। पहले फ्री आपने जब अपने पैसों से लिया था वो विदाउट मार्कअप था, तो आपने प्रिंसिपल खर्चा डेप्रिसिएशन की शक्ल में ले लिया। बाकियों में क्या, तीनों में मार्कअप ऐड होके आपके पास आ रहा है, तो जो आप दे रहे हैं वो मिल तो गया मिस आपको, और क्या चाहिए आपको। हेलो जी सर, बट साहब कुछ कंफ्यूज लग रहा है, बाद में क्वेश्चन सिंपल हो गया ना। तो मेरी तरफ से ये एंड है, आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर ले। सर ये जो हायर परचेज वाला है ये बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, ये तो छोटी छोटी मतलब क्यों हो गया, लेकिन क्या बड़ी छोटी की बात नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा हुआ है, लीज एग्रीमेंट है या हायर परचेज एग्रीमेंट है। हायर परचेज में ये लिखा होता है कि ये चीज आपकी हो गई, अब आप ले जाएं इसको, बेच दें, आग लगा दें, कुएं में फेंक दें, मुझे कोई कंसर्न नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर आप कल को डिफॉल्ट करेंगी तो मैं चीज नहीं मांगूंगा आपसे, मैंने आप पे सूट फाइल करना है रिकवरी ऑफ अमाउंट का। लीज में क्या होता है, अगर आप डिफॉल्ट करेंगे पहली अमाउंट कॉन्फिस्केट हो जाएगी और एसेट भी उठा के ले जाएंगे, क्योंकि लीज वाला एसेट आप ना बेच सकते हैं ना ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों, आपके पास टाइटल ही नहीं है। मैं आप कहेंगे जी मुझसे एसेट ले ले, मैं कहूँगा ये तो आपका है ही नहीं, पहले आप अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा के आए फिर मेरे पास आइएगा। जब इनकी टैक्स होगी वो मींस कि मैंने कोई कंपैरिजन में कि अगर हम लोग की कोई शॉप है और उस पर हाई परचेज का काम होता है तो टैक्स जो होगा, मैंने तो एक कोई भी चीज है किसी को दे दी है, वो सेल हो गई है। हाँ जी, नहीं यानी कि हायर पे उसको दिया है तो टैक्स मैं दूंगी कि वो देगा। नहीं, दो चीजें अलग अलग है। जिसने खरीदी है वो तो टैक्स नहीं ना देगा,
उसने तो पेमेंट की है आपको, जो बेच रहा है प्रॉफिट तो उसको हो रहा है। नहीं, मैंने मतलब कि हायर पे उसको दी है ना, मेरे से मेरी क्वेश्चन अभी जो है मैंने आपको चीज 100 रुपए की 250 रुपए में बेचती, और वो ऊपर वाला जो मार्कअप है ओवर ए पीरियड आपने मुझे पे करना है। हर साल मार्कअप भी तो देना है ना आपने, प्रिंसिपल प्लस मार्कअप है ना। चीज आपकी हो गई है, 100 रुपए की चीज मैंने 250 की आपको बेची कि 5 सालों में आपने ये चीजें पूरी करनी है पैसे, तो जो मार्कअप होगा वो मेरी इनकम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। ऐसा ही है ना जी। भाई, 100 रुपया तो मेरा ही था, हाँ जी। मेरा जो लगा होगा वो तो मेरा ही है, जी। तो जो ओवर एंड अबव होगा वो मेरी इनकम बन जाएगा। ठीक। मार्कअप पे ही चलना है ना उसने। ठीक। आप इसको बैंक समझ लो, बैंक जब लोन देता है 1 करोड़ आपको दिया, तो 1 करोड़ जो आप वापस कर रही वो तो उसी का ही है। ठीक है। जो ओवर एंड अबव उसके पास आएगा वो उसकी इनकम है बेसिकली। भाई लोग चीजें बेच के प्रॉफिट कमाते हैं, वो पैसे दे के कमा लेते हैं। हेलो मिस्टर साहब, किधर हो आप? क्लियर है, जी। चलें आगे। हाँ जी, सर ये टैक्स मीन्स कौन देगा? जो मेरे सर में कुछ कौन सा टैक्स? सर ये जो जिनकी होती है जो हायर पर की अब कौन इनकम सर, टैक्स, जो सेल shops टैक्स होती किसकी हैं, बात कर रही हैं? जो ही शॉप फर्ज करें आपकी शॉप है, वो दे रहे हैं, आप एक चीज आप छोड़ देना। गुड्स मतलब कि कोई कार दी है या मोटरसाइकिल दी है। एक मिनट यहाँ रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। पहले आपको ये तय करना है कि आप काम क्या करती हैं। 3-4 चीजें हैं आपके पास। पहला, आप कहती जी मैं सिर्फ चीजें बेचती हूँ, जी। टेबल पे पैसे रखो, चीज उठाओ, घर जाओ, जैसे रिटेलर करते ठीक हैं। है। आप नीचे से मेडिसिन ले जाके, वो कहेगा जी पैसे दें, चीज उठाए, घर जाए, सेल परचेज बिजनेस हो गया। ठीक है। आप कहती हैं नहीं जी मैंने रेंट पे चीजें देनी है, गाड़ियों का बिजनेस है आपका, तो जो रेंट आपको आएगा आपकी इनकम है। ओके। फिर तीसरा आ गया, हाँ। उसने कहा जी मैंने ना बेचना है, कैश पे मैंने नहीं बेचना, मैंने लीज पे काम करना है। एक बात हो रही है ना, हर तरह का बिजनेस है। जी। लीज के लिए एससीसीपी के पास रजिस्टर्ड होना लाजमी है, कंपनी बनानी पड़ती है। लेसर हर बंदा नहीं हो सकता, बैंक्स को भी अलाउड है। पहले सिर्फ लीजिंग कंपनी करती थी लीज, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कर रहे हैं, बैंक्स भी कर रहे हैं। रेंटल आएगा उसके पास, जो मेरा पैसा वो तो मेरा ही है, ओवर एंड वो बाकी और भी चीजें हैं। जहां से आपको जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप चारों भी कर सकती हैं। मैं चीजें बेचता भी हूँ, रेंट पे भी देता हूँ, लीज पे भी देता हूँ, तो ठीक है, सही हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया मेरा पॉइंट। ऐसे करो जरा। हाँ जी हाँ सर जी, ओके thank हो गया। you। हाँ जी मिस, आपका कोई सवाल हो? सर इसमें फ्रॉड होने के चांसेस तो कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगे, बंदा भाग गया तो जी गारंटी लेते हैं वो साहब। गारंटी लीजिंग कंपनी क्या करती है, पोस्ट डेटेड चेक्स ले लेते हैं। सर सारे देखें परचेज में। देखें, हाँ बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसमें गारंटी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है ना। वो इतनी आसानी से हर बंदे को चीज नहीं पकड़ा देते, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करके फिर चीजें मिलती हैं। जी हमारे साथ कौन है जी? इनाम नोमी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो कह रहे हैं एसेट ऑन उनका सवाल है जी, ये भी इससे कनेक्टेड है इसलिए ले रहा हूँ। वो कह रहे हैं एसेट ऑन लीज शुड बी कैटेगराइज ऑन सेपरेट हेड। इनाम नोमी साहब बिल्कुल ठीक है, आप टैक्स में और अकाउंटिंग में, आप अकाउंटिंग में लीज एसेट्स को अलग ही शो करते हैं, ठीक है, और अकाउंटिंग आपको अलाउ कर। अच्छा लीज दो तरह की है, हायर परचेज, सॉरी ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। थोड़ा सा इसमें फर्क है, अभी बताता हूँ आपको, बड़े आराम से समझ आ जाएगी। देखें आप ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, एक किराए के घर की तरह होती है। आपने उसको यूज करना है, बाद में खाली करो, वापस खत्म। आपकी इंटेंशन उसको परचेज करने की नहीं होती। और फाइनेंस लीज में अच्छा फिर आप उसमें मार्कअप नहीं पे कर रहे होते, सिर्फ रेंट पे कर रहे होते, ठीक है, उसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं आप पे करते क्योंकि आपने खरीदना नहीं उसको। फाइनेंस लीज में ये होता है कि आपका तय हो जाता है कि मैं इतने रेंटल आपको दूंगा, इसमें प्रिंसिपल प्लस मार्कअप होगा, और आप मुझे अल्टीमेटली परचेज ऑप्शन दे देंगे एंड पे कि जनाब ये इसको आप अक्वायर कर लें, वरना मुझे इतनी पेमेंट करने का फायदा क्या है। हाँ बाकी पार्टी डिफॉल्ट करती, वो एक बात की बात है। हाँ जी, अब आपका यहाँ तक कोई और सवाल हो, वरना ये जी फाइनेंस लीज के अंदर जो पोजीशन होगी वो हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? पोजीशन हमारी हो नहीं, जाएगी। पोजेशन तो आपके पास ऑलरेडी है। ओनरशिप की ऑप्शन आपको जब आप रेंटल पूरे पे कर देंगी ना, वो आपको कहेगा जनाब आपने लेना है
तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे लिया होगा, उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट करें लाइबिलिटी को, और टाइटल आपने एनओसी आपको लेना पड़ेगा। लीजिंग कंपनी आपको एनओसी लिख के देगी कि जी इसने पूरी पेमेंट इस बीबी ने डिस्चार्ज कर दी है, अब हम इसको एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर आप अपने नाम पे उसकी एक्साइज के रिकॉर्ड में जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगी ताकि वो टाइटल आपके नाम पे आ जाए। उसके बाद आप जो मर्जी करें, वो चीज़ आपकी है, ट्रांसफर कर दें, गिफ्ट कर दें, जो मर्जी कर दें। हाँ जी, ठीक हो गया मिस सीमा? हेलो, जी, जी, जी। क्लियर है? हाँ जी मिस, आपका कोई सवाल हो, कोई आपके ज़हन में चीज़ आ रही हो? नहीं। हाँ जी मिस सर, चले, ये आपके 5 क्वेश्चन पूरे हो गए जी। मैं अब आप जा रहा हूँ छठे की तरफ। जो अगला नंबर है वो है डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये बात हो रही। इनाम नोमी साहब ने कहा जी शुक्रिया। चले, अब कोई और सवाल हो तो वो भी कर लीजिएगा जनाब। अच्छा, अब बात हो रही है जी छठे क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है जी डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखें बात पता क्या, एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए होता ये है, 2 तरह के कंसर्न होते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और उसको कन्वर्ट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पहले ये लाइन ले लो, फिर मैं आपको एक और शॉर्ट लाइन भी देता हूँ। पहले मैंने क्या कहा, नॉन ट्रेडिंग बनाते हैं रिसीव एंड पेमेंट में और बाद में उसको कन्वर्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब ये है हो क्या रहा है, बेसिकली वो क्या करते हैं, अब जरा आंखें कान और दिमाग खुले रखना, वो अपने कैश अकाउंटिंग सिस्टम को अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। आसान हो गया आप पे, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट कैश बेसिस पे है, कैश और चेक दोनों कवर्ड करता है वो, ठीक है, एक्चुअल बेसिस पे। और जो अक्रूवल है वो मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूं। तो ये उसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास आ गई कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के, आपको बुक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बना के देगा, उसको आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना है। यानी कैश अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पे जो रिसीट एंड पेमेंट बना है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अक्रूवल पे बनाया जाएगा उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। जी जनाब, आगे चले जी। यहाँ इसका कोई क्वेश्चन आप करना चाह रही हो? वैसे तो क्लियर है ये, ट्रेडिंग कंसर्न जो ट्रेड करते हैं वो अगले क्वेश्चन में आपका मिस कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके सवाल का मुझे आपका ज़हन जो मैं पढ़ रहा हूँ कि आपके ज़हन में ये चीज़ है, ये चक्कर क्या दोनों का। असल में मिस जो लोग ट्रेड करते हैं वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, चीजें बेचनी है ना। और जो लोग ट्रेड नहीं करते, सर्विसेज रेंडर करते हैं, वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये फर्क है दोनों के अंदर। अब आप यहाँ बैठी हैं, हम लोग चीजें नहीं बेचते, मिस सर्विसेज रेंडर करते हैं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा। ये दोनों में फर्क है। अब आपको देखना कि आप जिस इदारे में जॉब करती हैं वो करता क्या है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है ना। कुछ तो करता होगा वो, कमीशन एजेंट है, गुड्स है, सर्विसेज है, कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन है, जो भी है, ट्रेनिंग है, क्या है, वो करते क्या है, उससे आप नेचर, वो नेचर ये तय करती है कि आपका कारोबार क्या है, ठीक है। हाँ जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ जी मिस सहर, बट पेन कुछ तो नहीं है? हाँ जी नहीं है जी, चले आगे फिर। ओके है, उधर भी मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। आज के आपके 6 क्वेश्चन, 7 हो गए, 7 हो गए। चले आगे 8वां आ रहा है जी। नहीं, उससे पहले एक और है। हाँ, ये ना कवर हो गया, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। ये तो हो गया, ये भी निकल गया साथ, ये साथ ही कवर हो गया। 8 हो गए जी। आगे 9th आ गया जी। हाउ टैक्सेशन विल अकाउंट फॉर फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। देखिए, ऑपरेटिंग लीज में मैंने फर्ज करें मैंने किराए का घर लिया या किराए की गाड़ी ली है, तो जो मैं रेंटल पे करूंगा वो मुझे एक्सपेंस मिल जाएगा बिजनेस पर्पज के लिए, ठीक हो गया। तो फाइनेंस लीज में क्या है कि लॉ ये कहता है, इसको वो कहता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या कहता है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एसेट आपका है नहीं, लेकिन अकाउंटिंग में वो फिर भी आपको डिडक्शन अलाउ करेगा।
आपने फाइनेंस लीज में लाइबिलिटी भी बुक करनी होती है और एसेट भी बुक करना होता है। फाइनेंस लीज में स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आपने फाइनेंस लीज में अकाउंटिंग में एसेट को भी बुक करना है और लाइबिलिटी को भी बुक करना है। ठीक हो गया। देखिए और उस पर डेप्शन भी आपको दी जाएगी अकाउंटिंग में, और जो मार्कअप आप पे करेंगी वो भी आपको एक्सपेंस मिलेगा अकाउंटिंग में। जैसे ही आप टैक्स में आएंगे ये दोनों डिसलो हो जाएंगे और लीज रेंटल आपको मिल जाएगा। वो पहले मैंने आपको बता दिया हुआ। आपने इससे कनेक्टेड सवाल करना है तो आप कर सकती हैं। सर ये लास्ट वाला ये वाला थोड़ा सा प्लीज। देखे ना, मैंने एसेट बुक किया 10 लाख रुपए का, जी उतने का डेबिट उतने का क्रेडिट विदाउट मार्कअप। जी मार्कअप मैं चार्ज करता रहूंगा, वो ओब्लिगेशन जो होगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल देखे ना, रेंटल में प्रिंसिपल भी होगा मार्कअप भी होगा। हाँ जी प्रिंसिपल के अगेंस्ट नेट होगा क्योंकि मैंने लाइबिलिटी बुक की हुई है एसेट के अगेंस्ट, जी और जो मार्कअप होगा वो फाइनेंशियल चार्जेस में जाता जाएगा। ठीक ये तो हो गया अकाउंटिंग की हद तक। जब जैसे ही मैं टैक्स में जाऊंगा वो डेप्रिसिएशन और मार्कअप को डिसलो कर देंगे, और जो रेंटल एक्चुअली आप पे कर रही हैं विद मार्कअप टोटल का टोटल वो आपको एक्सपेंस मिल जाएगा। देखिए बात फिर वही है, जितना पैसा आपने एक्चुअली दिया उतना ही आपको मिला। सिंपल फार्मूला ये है, इसको समझने के लिए। यानी कर क्या रहे हैं, ये वो वाला क्यों डिसलो करता है और ये क्यों देता है। उसने कहा जी अगर चूंकि टैक्स वाले कहते हैं टाइटल आपके पास नहीं है तो मैं डेप्रिसिएशन नहीं आपको दे सकता। हाँ पैसे आपने दिए हैं वो आप उसे ले ले, वो आप ले ले जाके वहां से। इसका मतलब ये हुआ, एक और मतलब भी निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि टैक्स में ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज में कोई फर्क नहीं है, वो लीज रेंटल ही आपको अलो करेगा। अब वो चाहे विद मार्कअप है या विदाउट मार्कअप है। यानी टैक्स वाले तमाम लीजेस को ऑपरेटिंग लीज ट्रीट करते हैं कि जो रेंटल आप पे करेंगे, क्योंकि किराए पे जब चीज ली जाती है तो उसमें मार्कअप नहीं होता। आप कहती जी मैंने कराची जाना है, हफ्ते के लिए गाड़ी दे दे, वो कहता जी आपका 5,000 पर डे रेंट होगा। आपने कहा जी 5 दिन का टाइम है, 25,000 मेरा रेंट बनता है। आपने मार्कअप नहीं पे करना, ना आपकी इंटेंशन उसको टेक ओवर करने की होती है। कितने हो गए जी? 9 10 आ गया जी मेरे पास। अच्छा जी 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है जी आपकी तरफ। वो है जी, इसको मैं एंड पे रखूंगा, पहले मैं 2 वो कर लूं फिर मैं आपको ऊपर लेके आऊंगा। बैड डेट्स पहले लाता हूं जी मैं, ठीक है। पहले मैं बैड डेट्स को लेके आऊंगा। देखें होता ये है, अकाउंटिंग में आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी डालते हैं, बैड डेट्स भी क्लेम करते हैं। टैक्स में जैसे ही आपने आना है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो आपको नहीं मिलेगी, वो तो डिसलो कर देंगे। और एक्चुअल जो बैड डेट्स है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। सेक्शन इसका 29 है, ठीक है, आप जाके इसको रेफर कर सकती है। 29 सेक्शन ये कहता है कि ये बैड डेट्स, देखें पहले मैंने सेल करनी है क्रेडिट पे, उसके अगेंस्ट मेरे पैसे रिकवर नहीं हो रहे, मुझे बैड डेट्स एक्सपेंस के तौर पे चाहिए। तो वो कहता है जी पहले ये सेल में शामिल हो, आपने उस पर टैक्स दिया हो, फिर आपने रिकवरी की स्टेप लिए हो, अमाउंट रिकवर ना हो रही हो, तो फिर आप बैड डेट्स एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आप खाली कहने से नहीं बैड डेट्स मिलेंगे, प्री कंडीशन मेट कर दें और सेक्शन 29 आपको बैड डेट्स टैक्स के अंदर वो अलो करेगा, बट विदाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के। लो जी आपका ये भी पॉइंट हो गया। आपका कोई सवाल है तो कर सकते कंडीशन दोबारा बता रहे हैं। उसमें 29 सेक्शन में लिखा हुआ है पहले ये सेल में शामिल हो, सेल में फिर आपने इसको राइट ऑफ करना है। ऑब्वियसली यार मेरे पैसे नहीं मिल रहे, आपने रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। सेल में शामिल हो, रिकवरी के स्टेप्स लेने हैं, और पैसा रिकवर नहीं हो रहा, आप रिटर्न ऑफ करें और उसको वो चेक करेंगे कि ये वाकई जेन्युइन है या अपने पास ही बैड डेट डाली जा रहे हैं। हो सकता है उस पार्टी को वो लेटर लिख दे तो भैया पैसे नहीं दे रहे, तो उसने कहा जी इसने मांगे ही नहीं तो मैंने नहीं दिए। तो वैसे वो टैक्स वाले जाके वैसे पूछे वो नहीं जाके नहीं, वो लेटर लिखते हो। अच्छा नहीं जाना यानी कहाँ है? वो वही ना, यानी कि लेटर भेज थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करेंगे ना वो। करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, क्यों नहीं करते, काफी जगहों पे हुई है, रिसीट की भी कर लेते हैं। आपने कहा मुझे 4 पार्टियों से 2 करोड़ आया, मैं चारों को लेटर लिख दूंगा कि जी इसने, आपने पहले तो एनटीएन से उधर से मैच करूंगा वहां से मिलता है, और उसको 176 का नोटिस दूंगा कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन दे आपने इस पार्टी को पेमेंट कितनी की है। भाई उनका काम ही यही है ना, लोग अगर बंदा झूठ बोल रहा है मुझे क्या पता वो सच बोल रहा है। जब आप प्रेजेंट करती हैं कोई केस तो आपकी क्वालिफिकेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट्स
बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज और कन्विंसिंग पावर, ये सारी चीजें चेक करके उनको अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। उनका भी रोज का काम है। एक बंदा कितने की झूठ बोलेगा, कितने का? फिर आइंदा से आप सच भी बोलेंगी तो वो कहेगा झूठ बोलती हैं आप। इसलिए कोशिश करें मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी, जो चीज है वही उसको बताएं। इससे उसका ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो जाएगा, यार बंदा झूठ नहीं बोलता, जो है वही सामने आया। बाकी रह गए 2 पॉइंट्स आपके आज। फिर अगला है जी मेरे पास, ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, रिकैरेक्टराइजेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये बड़े कम लोगों को पता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूं। टैक्स के अंदर अगर उनको ये पता लग जाए, मिस आपने स्पोर्टिंग पूछा था ना, उसके अगेंस्ट कुछ एक बड़ी जबरदस्त चीज आ गई है। अच्छा हुआ आपने सवाल किया। उन्होंने ये अपने पास ये एक सेक्शन रिजर्व किया हुआ है। फर्ज करें ये खातून मुझे इनकम अंडरस्टेट कर देती है, आप मुझे एक्सपेंसेस ओवरस्टेट कर देती है, ये मुझे दोनों ही फर्क कर देती है, तो अब मैं किधर जाऊं? 109 सेक्शन मेरे पास है। अगर मुझे ये लगता है एज ए टैक्सेशन ऑफिसर कि जनाब इस बंदे ने मुझे जो इनकम या एक्सपेंसेस जो दिए हैं वो रियल नहीं है, वो बनाए गए हैं और वो वेरीफाइबल नहीं है, तो मैं उसको रिकैरेक्टराइज करके जो रियल डाटा है उस पे उसको ला के उस पे टैक्स की रिकवरी कर सकता हूँ। ये है रिकैरेक्टराइजेशन ऑफ दोनों को, एक्सपेंसेस को भी और इनकम को भी। ठीक है, देखें टैक्स डिपार्टमेंट का काम ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना नहीं है, पूरा टैक्स है। मुझे आपसे पूरा टैक्स चाहिए। अगर आपकी इनकम ही 4 लाख है तो मैं 40 लाख तो नहीं कर सकता ना, प्रोवाइडेड के डाटा वेरीफाइबल होना चाहिए। एस्टिमेशन नहीं एक्सेप्ट होते, ना टैक्सेशन ऑफिसर के और ना ही टैक्स पेयर के, ये मैं आपको बताता चलूं। आज आपका कोई सवाल यहां तक हो, वरना मैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये मैंने इसलिए एंड पे रखा, थोड़ी सी डिस्कशन ज्यादा करनी पड़ेगी 5-7 मिनट की। इसमें 3 चीजें मैंने रखी हैं, अमालगामेशन, ग्रुप टैक्सेशन एंड ग्रुप रिलीफ। ये 3 चीजें हैं इसके अंदर। देखिए अगर आप 2 एंटिटीज मर्ज हो जाती हैं, कुछ जगहों पे होटल इंडस्ट्री को ना एक बेनिफिट उन्होंने दिया है कि अगर वो पब्लिक कंपनी होगी पाकिस्तान के अंदर या आजाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान, जी भी आप जिसे कहते हैं, और आपको एक जगह पे प्रॉफिट है दूसरी जगह पे लॉस हो गया, तो आप इनको आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। और टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दिया 8 साल का अमालगामेशन के अंदर। ठीक है, सेक्शन में आपको कोड कर दूंगा, नंबर 1। अच्छा अब रह गए 2। ये तो ये है कि मेरी ब्रांच थी, होती है जैसे पीसी होटल की भी हैं, आपको बाटा पाकिस्तान लिमिटेड की हैं, सर्विसेज की हैं। अच्छा वैसे आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, आपको पता है उनका गवर्नर अलग है, उनके टैक्सेशन लॉज वही हैं जो पाकिस्तान के हैं, प्रिंसिपल उनके वही हैं, लेकिन रिकवरी उनकी अलग होती है, इधर की अलग होती है। ये मैं आपको बताता चलूँ आपके नॉलेज के लिए। अब अच्छा करना क्या, ये तो हो गया अमालगामेशन। अब आ गया ग्रुप टैक्सेशन एंड ग्रुप रिलीफ। 59AA सेक्शन है ग्रुप टैक्सेशन का। ग्रुप टैक्सेशन क्या है? फर्ज करें मिस सीमा आपकी 4 कंपनीज है, ठीक है, सारी आपकी है, आप तीनों है ना, डायरेक्टर है आप 4 कंपनीज में। एक सीमेंट फैक्ट्री है, एक आपकी टेक्सटाइल है, एक घी मिल है। अब तीनों ने कहा जनाब बात ये है पाकिस्तान में पैसा हमने लगाया, अब कुछ हमारी कंपनियां लॉस में जा रही हैं और कुछ प्रॉफिट में जा रही हैं, तो फिर हमें क्या फायदा हुआ? प्रॉफिट में भी टैक्स दे रहे हैं और लॉस में भी हम टर्नओवर टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमें क्या फायदा हुआ? उसने कहा जी आप ऐसे करें, आप ग्रुप टैक्सेशन ले लें, आप सबको इकट्ठा करके ही फायदा क्या होगा, लॉसेस आपकी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएंगे, लेकिन उसकी कुछ प्री कंडीशन है आपको मेट करनी पड़ेगी। ये लोकली इनकॉर्पोरेट और भी कुछ कंडीशन है उसमें लिखी हुई है, वो कंडीशन आप मेट करेंगे 59AA की, आप मेट कर दें,
आप ग्रुप की तरह में, लेकिन इसमें एक मसला है, एक दफा आप इसके अंदर आ गए ना तो वापसी का रास्ता नहीं है। इररिवोकेबल ऑप्शन आपको लिख के देनी पड़ेगी कि जनाब अब हम चारों कंपनी की जो रिटर्न है वो एक ही फाइल किया करेंगे। और क्या फायदा होगा, दो कंपनियां लॉस में है, दो प्रॉफिट में है, तो लॉस प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम पड़ेगा आपको। समझ आ रही बात आपको? और अगर आप कहती हैं नहीं जी बात ये है कि हम तीनों या और भी कंपनियों में हमारी इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो 100% नहीं है, इसमें ये 100% होना जरूरी है। इसमें तीनों आप मालक हैं और तीनों ही तीन के अंदर आप ही मालक हैं, इसको ग्रुप टैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। आप कहती नहीं जनाब मसला ये है कि कंपनियां तो 6 हैं, सब में हमारा 100% नहीं है और लोग भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर एक परसेंटेज रख दी है कि अगर आप 55%, तब जब ग्रुप में कोई भी एक कंपनी लिस्टेड कंपनी हो, यानी आपकी 4 कंपनियां, एक लिस्टेड है बाकी 3 अनलिस्टेड है, और अगर नहीं, अगर लिस्टेड एक भी नहीं है तो फिर कम से कम 75% आप लोगों के पास पावर होगी, तो फिर आप ग्रुप रिलीफ आप ले सकते हैं। अब ग्रुप रिलीफ में क्या होता है, आपने कहा जी हमारे पास तो 100% ओनरशिप नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो लॉस है ना कुछ हमें को बेनिफिट्स मिल जाए, तो वो आएगा 59A(B) के अंदर जो सेक्शन है ग्रुप रिलीफ। अब क्या होगा कि होल्डिंग कंपनी का जो लॉस होगा सब्सिडरी कंपनी को सरेंडर होगा, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अच्छा, ये इररिवोकेबल ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, 3 साल के लिए, बाद में आप अपना अपना काम करते रहे। तो आपको चूज ये करना है कि मैंने रहना किसके अंदर है। तमाम फैक्ट्स, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन का बताया कि तमाम फैक्टर्स को देखते हुए आप तय करते हैं, इसी तरह अब पावर आपके पास है, आप ये सिलेक्ट करें कि आपको चाहिए क्या, और उसके प्रोस एंड कॉन्स, प्लस माइनस सब आपको पता होने जरूरी है। अगर आपको पता है, आप सोच के वो कर लेते हैं, तो आप किसी में भी जाके अपनी टैक्सेशन करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस सेक्शन और उन रूल्स की जो उनके उससे कनेक्टेड है उसकी प्री कंडीशन आप मेट करें। ये 3 साल वाला क्या बताया था? कि आपका जो होल्डिंग कंपनी का लॉस है जी। वो सब्सिडरी या अनदर सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ये होल्डिंग कंपनी का लॉस सब्सिडरी के पास जाएगा, सब्सिडी। लेकिन इनवर्स नहीं है, ये 3 साल तक बस। ये 3 साल के लिए होगा, लेकिन सब्सिडरी का लॉस होल्डिंग को नहीं है, ओके। सब्सिडरी टू अनदर सब्सिडरी हो सकता है ऑफ द होल्डिंग, लेकिन वाया आएगा होल्डिंग कंपनी के थ्रू ही। ठीक है। ये एक अलग चीज है, इसकी प्री कंडीशन बहुत ज्यादा है। सही। और वो जो पहले वाला था, अब आपने चूज ये करना है। देखें, आपके पास तीसरा भी है, आप ना लें कुछ भी, सही। अलग अलग कंपनी को रिटर्न फाइल करें आप। हम्म। अब चॉइस आपकी है कि आपने अलग अलग चलाना है, ग्रुप टैक्सेशन लेना है या ग्रुप रिलीफ लेना है, आपने चॉइस आपकी होगी ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए। अब ये आपके आज के 12 क्वेश्चन आंसर थे। आपने कोई भी सवाल करना है, अभी मेरे पास तकरीबन 7 मिनट और है। आप कुछ पूछना चाहती हैं या ऑनलाइन तो फिलहाल अभी वो एक ही आया था, कोई और सवाल अगर आएगा तो हम उसको देख लेंगे। आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकती हैं। सर ये ग्रुप टैक्सेशन में जो ओनर होंगे, जैसे आपने बताया हम तीनों की है, तो हम अलग अलग ओनर है ना अपनी अपनी कंपनी के, या ओनर एक है? ग्रुप में ग्रुप में 100% ओन्ड ग्रुप होगा। ठीक है। ये नहीं है कि एक में 70% और एक में 80%, एक में 90%। 100% ओन्ड ग्रुप होगा, ओन ग्रुप। यानी आप तीनों ही चारों में मालक हैं, सही। ठीक है। आपका है ना जी, आपका ग्रुप ऑफ कंपनी है जी हमारा। 100 जैसे ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हाँ, आप कह सकती हैं ठीक है। जी। और कोई? हाँ जी मिस साहब, मेरे पास अभी तकरीबन 7 मिनट और है, ताकि 1 घंटे का सेशन पूरा हो जाएगा और उधर पे भी जल्दी फारग हो जाएंगे। तो आप कोई और चीज अगर देखें, मैं भी देखता हूं, ताकि 1 घंटे के सेशन को हम क्लोज करें। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप करना, जरूरी नहीं कि यही हो, अगर कोई आपके जेहन में है कोई चीज है तो आप कर सकते हैं, ताकि 1 घंटे का सेशन हम रेगुलर बेस पे जो कर रहे हैं उसको हम क्लोज करें। मैं सोचता हूं जी, हाँ आप ऐसे कर लें, आज एक और क्वेश्चन डाल लें 30 नंबर, डिफरेंस बिटवीन टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। इस पे कुछ पॉइंट जो है ना वो आप डिटेल में जरा कुछ शेयर कर लेते हैं, 5 मिनट लग भी जाएगा वैसे।
देखें, सबसे पहला फर्क अकाउंटिंग में मैंने अभी बताया, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में पावर किसके पास है? मैनेजमेंट के पास है। आप मालक हैं, जो मर्जी चार्ज कर ले, मुझे नहीं पता। टैक्स में जो रेट होगा वो थर्ड शेड्यूल के अंदर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताता चलूं। अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है तो आप उसको 10 या 20 नहीं कर सकते, वो फिक्स होएगा। बल्कि जो रिटर्न है ना, जैसे ही आप डाटा उसके अंदर फीड करेंगी वो आपको रेट नहीं चार्ज करने देगा, उन्होंने खुद ही थर्ड शेड्यूल के मुताबिक चार्ज कर दिया, वो ऑटोमेटिक उठाएगा उसको। आप ना उसको कम कर सकती हैं ना ज्यादा कर सकती हैं, वो गया, वो फिक्स्ड है। पहला डिफरेंस कि रेट जो है वो मैनेजमेंट के पास अकाउंटिंग में है, टैक्स में थर्ड शेड्यूल के पास है, जो कि रिटर्न के अंदर फीड हो चुका हुआ है। चले आगे चलते हैं, ये पहला फर्क था। बी, मैंने आपको अकाउंटिंग में कितने मेथड बताए डेप्रिसिएशन चार्ज करने के? 10। उसमें सिर्फ एक ही है, टेंजिबल डेप्रिसिएबल एसेट पे ओनली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, WDV, रिड्यूसिंग, जो आपको समझ आता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि मैं कोई और मेथड सिलेक्ट भी कर सकूं या सोच भी सकूं टेंजिबल डेप्रिसिएबल एसेट के लिए। 2 हो गए। सी, अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन है वो टाइम बेसिस पे दी जाएगी, एक्चुअल टाइम बेसिस पे, ठीक है। मतलब अगर मैं एसेट, सबसे मेन फर्क है, अगर मैं एसेट एक्वायर करता हूं ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो टैक्स लॉ ये कहता है कि आपको 6 माह से ज्यादा की डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने साल के शुरू में लिया तो अकाउंटिंग आपको पूरे साल की डेप्रिसिएशन देगा, और अगर मैंने साल के एंड पे लिया तो हो सकता है जितने दिनों का वो उतना दे। अब ऐसे 3 तरीके, साल के शुरू में, मिड में और एंड पे। टैक्स में तो फिक्स हो गया, आप जब मर्जी एसेट ले, शुरू में ले, मिड में ले, एंड पे ले, उसने 6 माह से ज्यादा की डेप्रिसिएशन आपको नहीं देनी। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर जो एक्चुअल बनता होगा उसने वो देना है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि इन दोनों की डेप्रिसिएशन में फर्क बड़ा पड़ गया, ये टैली नहीं होने वाली आपस में। चलें आगे चलते हैं, अभी और भी है। डी, अगला पॉइंट, आपको टैक्स के अंदर आपके एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट, उसे हम EDA कहते हैं, एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। EDA वर्ड है, इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस या एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन में से कोई एक हो सकता है आपको मिले, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं है। ये इन एडिशन टू नॉर्मल डेप्रिसिएशन दिया जाता है। अगर आप एंटाइटल्ड होंगे तो आपको फर्स्ट इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस, या तीसरा है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन ऑन अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इन तीनों में से कोई एक आपको मिलेगा, या हो सकता है कोई भी ना मिले। अगर इनमें से कोई एक आपको मिलेगा तो इन तीनों का टैक्स, इनकम टैक्स, उधर अकाउंटिंग के अंदर कोई कॉन्सेप्ट ना कभी आपने नाम सुना, ना ये वहां है और ना ये वहां यूज किया जाता है, तो ये एक अलग से आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, तो इसका अकाउंटिंग में जिक्र ही कोई नहीं है उसमें। फर्क आ गया ना, टैक्स वाला आपको इंसेंटिव दे रहा है। चले, ई, जब आप डिस्पोजल करेंगे फिक्स एसेट की, ठीक है, क्या करेंगे? डिस्पोजल करेंगे, तो डिस्पोजल पे कोई प्रॉफिट या लॉस तो होगा। अच्छा, अकाउंटिंग वाला कहते हैं कि ये आपकी अदर इनकम है। टैक्स लॉ सेक्शन 22 के थ्रू ये कहता है ये आपकी बिजनेस इनकम है। फर्क एक और पड़ गया, वो अदर इनकम में जाएगा, ये बिजनेस इनकम में जाएगा। यानी अगर मुझे लॉस हुआ तो बिजनेस लॉस है, और अगर प्रॉफिट हुआ डिस्पोजल पे तो मेरा बिजनेस इनकम बन जाएगा। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आप बनाएंगी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, और टैक्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल जाएगा रिटर्न के साथ। दोनों की WDV अलग अलग चल रही होगी, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग वाली, टैक्स में टैक्स वाली। और आपको बड़ा क्लियरली अब नजर आ रहा होगा कि जब आप डिस्पोजल करेंगी तो अकाउंटिंग पे डिस्पोजल पे प्रॉफिट या लॉस कुछ और होगा और टैक्स वाला कुछ और होगा, क्योंकि दोनों की WDV मुख्तलिफ है। एक और अच्छा पॉइंट है इसका आखिरी, अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, PTV हम उसको कहते हैं, PTV पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, फर्ज करें मैंने प्राडो गाड़ी, ये अप्लाइंग फॉर हायर क्या होता है? ये टैक्सी, रिक्शा, बस, ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रेन भी हो सकती है लोडर के अलावा, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है।
अगर आप एक प्राडो गाड़ी खरीद लेते हैं 1 करोड़ रुपए की, मैं अज्यूम कर लेता हूं आपने डायरेक्टर ने खरीदी बिजनेस पर्पज के लिए, 1 करोड़ रुपए की ली आपने अकाउंटिंग, टैक्स में आपको 25 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, आपकी अमाउंट ही चेंज हो गई, 75 लाख फारग हो गया अंदर से, टैक्स में कुछ और अकाउंटिंग में कुछ और, जमीन आसमान का फर्क पड़ गया जनाब। लेकिन अगर वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर है तो करोड़ इधर भी आएगा इधर भी आएगा। एक और भी फर्क है, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है वो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट में भी नहीं आता, यानी उसमें इनिशियल फर्स्ट ईयर या सैलरीटेड भी नहीं मिलेगा। तो दो तरह से नुकसान होगा, वैल्यू भी कम होगी और सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएट मिलेगी आपको। और अगर आपका पैसेंजर जैसे बस है डेवो वाले खरीदते हैं, वैल्यू पे भी लिमिट कोई नहीं है और इनिशियल या फर्स्ट ईयर में से कोई एक मिलना भी है, यानी अगर आप प्लस में आप आए तो दोनों प्लस होंगे, और अगर आप नेगेटिव में गए तो वैल्यू भी कम हो गई और डेप्रिसिएशन भी आपको सिर्फ नॉर्मल मिलेगी। तो अब आप देख लें अकाउंटिंग में क्या जा रहा है। और टैक्स शायद ही कोई केस हो, एक आध कोई देखा था जिसमें बड़ी मुश्किल से कोई अकाउंटिंग और टैक्स डिडक्शन बराबर हुई, वरना आज तक मैंने कोई केस नहीं देखा जिसमें अकाउंटिंग और टैक्स डिडक्शन बराबर हो जाए, हो नहीं सकती। एक फर्क दूर करेंगी, आप कहते हैं जी मैं WDV मेथड सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो मैं कहा वैल्यू का फर्क कौन दूर करेगा, वो जो टाइम का फैक्टर है वो कौन दूर करेगा, इनिशियल फर्स्ट ईयर को कौन दूर करेगा, सब कैसे टैली होंगे। तो रेयर बड़ी, ये नहीं मैं कहता नहीं हो सकता, बड़ा रेयर सिचुएशन है जहां पे अकाउंटिंग और टैक्स की डेप्शन बराबर हो जाए। इसलिए अकाउंटिंग डेप्शन डिसलॉ हो जाती है और टैक्स की डेप्शन टैक्स वाले मान लेते हैं, क्योंकि वो टैक्स लॉ के मुताबिक है। अब यहां तक कोई सवाल है तो आप कर सकती हैं, वरना मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। हाँ जी मिस सर, हेलो, ठीक है, हाँ जी मिस सीमा, ओके है, बंद करें जी इसको। अब आप अपना होमवर्क तय कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।